हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम दोनों तरह के परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास 6 की साइंस को हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत तरह के परिवर्तन हम देखते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन परिवर्तनों में या तो एक पदार्थ होगा या फिर एक से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है ना। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, हमारे आसपास ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे और देखेंगे कि ये परिवर्तन किस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। इसके लिए क्रियाकलाप 6.1 करके करेंगे हम। ठीक है, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। ठीक है, इस तरह से कागज के एक टुकड़े को हमें 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है, इस तरह से। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को भी हमें इस तरह से 4 टुकड़ों में काट बांटना है। ये ठीक है, ये भी 4 टुकड़ों में काटना है, ये भी 4 टुकड़ों में और ये भी 4 टुकड़ों में। इस तरह से प्रत्येक वर्ग को हमें 4 टुकड़ों में काटना है। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। ठीक है, अब इन टुकड़ों को हमें एक फर्श पर या फिर एक मेज पर इस तरह से लगाने हैं कि ये कागज के पहले वाला जो कागज था उसी का ही आकार ले ले, इस तरह से। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं ना। आप टुकड़ों को जोड़ करके पहले वाला टुकड़ा, पहले वाला कागज नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? जी नहीं दोस्तों, कागज का गुण तो वैसे ही रहा है ना। कागज के गुण में कोई परिवर्तन जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, कागज पहले भी कागज था और अब भी कागज ही रहेगा। ठीक है, क्रियाकलाप 6.2 देखते हैं। अपनी कक्षा के ब्लैकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्लैकबोर्ड के आसपास जो भी फर्श पर चौक गिरी हुई है उसको एकत्रित करना है और अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें। ठीक है, इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टुकड़े को चौक के टुकड़े को पाउडर बनाएंगे। ठीक है, चौक के टुकड़े का पाउडर बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको चौक के आकार में बेलकर उसे सूखने देंगे। ठीक है, तो क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बना सकते हैं। चौक के पाउडर से हम फिर से उसको चौक बना सकते हैं ना। क्रियाकलाप 6.3, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। आपको क्या करना है, कांच या फिर प्लास्टिक के एक कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लेनी है। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखना है। अब उस प्लास्टिक की या फिर कांच के कटोरे को जिसमें बर्फ रखी हुई है उसको थोड़ी देर धूप में रखना है। कब तक रखना है? जब तक कि उसका बर्फ जो है वो थोड़ा सा पिघल ना जाए। ठीक है, अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। ठीक है, बर्फ जो पिघल गई होगी तो कटोरे में क्या होगा, थोड़ा सा बर्फ होगा और थोड़ा सा जल होगा। ठीक है, मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण मतलब बर्फ और नमक। ठीक है, बर्फ और नमक को हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। तो बर्फ और नमक के मिश्रण में आपको इस कटोरे को रख देना है। कैसे रखेंगे? ठीक है, इस कटोरे से एक बड़ा कटोरा आपको लेना है। ठीक है, और उसमें बर्फ और नमक जो है वो डाल देना है। ठीक है, बर्फ डालना है, उसके ऊपर से नमक डाल देना है। अब इस छोटे कटोरे को उस बड़े कटोरे में बीच में रख देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो जो बर्फ धूप में पिघल गई थी, जल बन गई थी, वो वापस से बर्फ बन जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि वो जल जो है वो वापस से बर्फ बन जाएगा। तो क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? जी हाँ दोस्तों, जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? क्योंकि बर्फ और नमक के हिमकारी मिश्रण से बर्फ, जो जल पिघली हुई थी, जो बर्फ जल में बन कन्वर्ट हो गया था, वो जल वापस से बर्फ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो क्रियाकलाप 6.4 देखते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेना है और उसको उबालना है। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? जी हाँ दोस्तों, जब हम जल को उबालते हैं तो उससे भाप निकलती है। ठीक है। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। अब उस भाप को इकट्ठा करने के लिए आप उसके ऊपर किसी प्लेट को ढक सकते हैं। ठीक है, उल्टा करके। ठीक है, तो आप देखेंगे उसकी कि उसकी प्लेट पर यानी बर्तन की भीतरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, तो ये किस किस के प्रोसेस होते हैं हमने क्लास 6 में पढ़ा था दोस्तों। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलने लगता है, तो ये वाष्पन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब उस वाष्प की बूंदों को, उस भाप की बूंदों को वापस से जल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये संघनन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने क्लास 6 में पढ़ी थी। क्रियाकलाप 6.5 देखते हैं। सावधानी यहाँ पर दी हुई है कि ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। ठीक है, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ठीक है, लोहे की आरी के ब्लेड को आपको चिमटे से पकड़ना है। उसके मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। अब जिस सिरे से आपने उसको पकड़ा है उसके दूसरे सिरे को आपको गैस पर रखना है। ठीक है, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अगले वाले भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? जी हाँ दोस्तों, जब हम उसके अगले भाग को गैस पर रखेंगे, उस पर आग दिखाएंगे, तो वो जो है वो लाल हो जाएगा। ठीक है, जल करके बिल्कुल गर्म होकर के वो लाल रंग का दिखने लगेगा। अब ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। जब हम ब्लेड को ज्वाला से हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो कलर जो है उसका वापस आ जाएगा। ठीक है, वो जो लाल रंग का हुआ था आग में, तो वो वापस से उसी कलर में हो जाएगा। ठीक है। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका पहले वाला रंग वापस आ जाएगा। तो क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 6.1 में हमने देखा था कि कागज जो है वो, जो हम कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, ठीक है, तो उसके साइज में जो चेंज हो रहा है वो साइज में ही चेंज हो रहा है और किसी चीज में उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हमने चौक के टुकड़े को चूरा बना करके उससे वापस से चौक बनाई तो उसके भी साइज में चेंज हुआ था, है ना। पहले वो किसी और साइज की थी और बाद में जब हमने उसको बनाया तो वो किसी और साइज की बनी। ठीक है, तो इस तरह से कागज तथा चौक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्रियाकलाप 6.3 में क्या हुआ था, बर्फ जो है वो जल बन गई थी। ठीक है, और जल से वापस ठोस बन गई थी, है ना। इस तरह से द्रव से ठोस से द्रव और द्रव से ठोस बन गई थी। और क्रियाकलाप 6.4 में जो हमने जल उबाला तो वो द्रव से गैस में बदला और फिर गैस से वापस से हमने उसको द्रव में बदल लिया संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरह से जल की अवस्था परिवर्तित होती है क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में। ठीक है, क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म होने पर परिवर्तित हो जाता है ना। क्रियाकलाप 6.5 में क्या हुआ था, रंग चेंज हो गया था। कैसे हुआ था चेंज? गर्म करने पर, है ना। तो पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ का जो आकार है, ठीक है, उसका साइज है, रंग है और उसकी अवस्था जो होती है उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब उसके भौतिक गुण जैसे उसका आकार चेंज हो जाए या उस पदार्थ का साइज चेंज हो जाए या उसका रंग बदल जाए या उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, तो इन गुणों में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसी पदार्थ के इन गुणों में, इन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब हम इसको वापस से पलट सकते हैं, जैसा पदार्थ वो पहले था हम उसको वैसा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता है, जो पदार्थ है वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। दूसरा प्रकार का परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ कई पदार्थों में जंग लग रही है ना। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों
या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जंग क्या है? लोहा नहीं है। जंग अलग चीज होती है और लोहा अलग चीज होती है। ठीक है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है, उस पदार्थ से अलग होती है जिस पर यह लगती है। ठीक है, जंग किस पर लगती है? लोहे पर, तो लोहे से ये अलग होती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जंग और लोहा एक ही चीज नहीं होती है, जंग और लोहा अलग अलग चीज होती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ऐसे कुछ और परिवर्तन देखते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या नया पदार्थ बना था? इस प्रोसेस में जंग बनी थी, नई पदार्थ है ना। लोहे में जंग लगी थी, तो जंग क्या है? नया पदार्थ है। ठीक है, अब कुछ और प्रोसेस देखते हैं जिसमें नए पदार्थ बन रहे हैं। क्रियाकलाप 6.6, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। सावधानी ये है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या फिर तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। अभी हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हम उसको लगातार टकटकी आंखों से देखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको लगातार देखेंगे तो हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। ठीक है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। आपको क्या करना है? मैग्नीशियम की एक पतली फीता लेना है, पट्टी लेनी है, या फिर तार का एक टुकड़ा लेना है। इसके सिरों को रेगमाल से, ये मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता आप देख रहे हैं चित्र में, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। इसके दोनों सिरों को रेगमाल से साफ करना है। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाइए। अब इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाना है। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। ठीक है, जैसे हम इसको मोमबत्ती के संपर्क में लाएंगे तो ये बहुत तेजी से जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। ठीक है, जब ये पूरी तरह से मैग्नीशियम जल जाएगी तो क्या बचेगा? पाउडर जो है वो बच जाएगा। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? जी नहीं, भस्म तो राख जैसी लगती है। ठीक है, मैग्नीशियम का फीता अलग चीज होती है। तो इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, भाई जलने की प्रोसेस किस किस में होती है, किस कंडीशन में हो सकती है? ऑक्सीजन में ही हो सकती है ना, खुले में। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, मतलब मैग्नीशियम को जलाएंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ये भस्म क्या बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भस्म क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होती है। मतलब मैग्नीशियम Mg को O2 के संपर्क में लाएंगे तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण, ये जो लिखी हुई समीकरण है गणित में प्रयुक्त समीकरणों से अलग होती है। ठीक है, गणित में जो हमारी समीकरणें होती हैं उनसे ये अलग होती है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। ठीक है, ये जो आप तीर का एरो का चिन्ह देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है बनना। ठीक है, इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो इसमें ये प्रोसेस बनी। ठीक है, ये पदार्थ बना। तो इस तरह से ये तीर का जो अर्थ होता है ये बनना या फिर हो जाता है कहलाता है। ठीक है, इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस प्रोसेस में आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि आपको समीकरण बैलेंस करनी है। ठीक है, और ना ही ये छात्रों से अपेक्षित किया जाता है। ठीक है, और ना ही छात्रों से ये उम्मीद की जाती है कि आप इस समीकरण को बैलेंस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी क्लास 7th में हो, ये बैलेंस करने का जो काम होता है ये बड़ी क्लास का काम है। ठीक है, तो अभी आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप इस समीकरण को बैलेंस करो, और ना ही आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको इकट्ठा करना है और इसमें थोड़ी सी जल की मात्रा मिलानी है। मिश्रण मतलब जलीय विलयन जो बन जाएगा भस्म का और जल का, को अच्छी तरह से हिलाइए। ठीक है, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। अब आपको इस मिश्रण में लाल और नीले लिटमस पत्र को डाल करके देखना है कि कौन सा रंग किसमें परिवर्तित होता है। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि जो बेस होता है वो लाल से लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अगर ये मिश्रण बेस होगा मतलब क्षार होगा तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, RBB। ठीक है, RB और बेस B। ठीक है, अगर ये मिश्रण अम्लीय होगा तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, BRA, ब्लू रेड ए एसिड। ठीक है, ब्लू को लाल कर देगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं नीले और लाल लिटमस से कि ये कौन सा मिश्रण है, ये अम्लीय है या फिर क्षार। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय या फिर क्षारकीय में? भस्म को जल में घोलने पर
यह नया पदार्थ बनाती है। जब हम इस भस्म को जल में घोलेंगे तो यह नया पदार्थ बनाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी जो कि नया पदार्थ है। तो इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO प्लस जल मतलब H2O। तो जब MgO को H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के को जल में घोलने पर बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम को जलाने पर बनता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये देख लिया कि यहाँ पर दो नए पदार्थ जो है वो बन रहे हैं इस प्रोसेस में। अब क्रियाकलाप 6.7 करके देखते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में आप किसी भी एक बर्तन को ले लेंगे। ठीक है, और उसमें लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीलत होता घोल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? किसी भी एक बर्तन में आधा कप पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नीलत होता, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, उसको घोल लेंगे। ठीक है, अब इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी आपको इसमें मिलाएंगी। ठीक है, आप क्या करेंगे? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी आपको इसमें मिलानी है। आपको नीले रंग का विलयन इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाएंगे तो आपको नीले रंग का विलयन जो है वो मिल जाएगा। एक परखनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। आपको क्या करना है? इस विलयन का थोड़ा सा हिस्सा एक परखनली में, ठीक है, या फिर कांच की छोटी सी बोतल में आपको इसमें ले लेना है। ठीक है, इस विलयन का थोड़ा सा नमूना क्यों लेने? क्योंकि अब हम इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तब हम चेक कर सकेंगे कि इसका पहले का रंग कैसा था और अब बाद में कैसा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा निकाल के रख लेना है। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। अब आपको थोड़े से जो शेष रह गया हुआ विलयन है उसमें आपको ब्लेड का टुकड़ा डालना है या फिर लोहे की कील डालनी है। ठीक है, लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। जब अब विलयन के रंग को देखिए। अब आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये जो विलयन है पहले नीला था, अब ये हरा हो चुका है। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन जब आयरन से जुड़ा, आयरन से अभिक्रिया हुई कॉपर सल्फेट विलयन की, लोहे से अभिक्रिया हुई, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग था वो चेंज हो गया। ठीक है, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। अब आपने जो अलग से जो परखनली में जो इसका विलयन थोड़ा सा बचा के रख लिया था उसकी इससे कंपेयरिंग कीजिए कि ये नीला रंग था और ये अब हरा हो गया है। ठीक है, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। जब लोहे की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट विलयन से की गई तो उसके रंग में जो है वो परिवर्तन हुआ। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, विलयन का रंग हरा हो जाता है। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। अब आपने जो कील या फिर ब्लेड इस विलयन में डाली थी उसको बाहर निकाल लेना है। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। जो आपको परिवर्तन ये हरा रंग दिखाई दिया है और इस पर कुछ आपको ये जो परत दिखाई दे रही है, ये प्रोसेस जो हुआ, ये परिवर्तन किसकी वजह से हुए हैं? कॉपर सल्फेट विलयन के लोहे के साथ अभिक्रिया किए जाने के कारण हुए हैं। ठीक है, विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। ठीक है, ये जो नीले से हरा हो गया पदार्थ ये आयरन सल्फेट के बनने के कारण हुआ। ठीक है, लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। अब ये लोहे की कील पर या फिर ब्लेड पर कॉपर का जो विलयन, कॉपर जो है वो इस पर चढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था तो ये कॉपर यहाँ से निकल करके इस ब्लेड पर चढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जो आयरन है ये आयरन की वजह से ये हरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो कि एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया ये है कि कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है, जो ये कॉपर सल्फेट विलयन था उसकी अभिक्रिया हमने लोहे से कराई, मतलब Fe से कराई। ठीक है,
कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि CuSO4, जिसको नीला तोता भी बोलते हैं, और इसकी अभिक्रिया हमने लोहे से कराई है, मतलब Fe से कराई है। तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये जो Cu है दोस्तों, ये जो Cu है, ये Cu हट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इस Cu की जगह Fe जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो FeSO4 मतलब CuSO4 की जगह हो गया FeSO4। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बना। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन की जब लोहे से अभिक्रिया कराई तो कॉपर आयरन सल्फेट विलयन बना FeSO4, जो कि हरा रंग होता है, तभी तो ये हरा हो गया था ना। और जो Cu बचा, वो कॉपर जो बचा, वो किस पर चढ़ जाएगा, वो कॉपर लोहे की कील पर या फिर ब्लेड पर आपको चढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण जो है वो बनती है। क्रियाकलाप 6.8 देखते हैं। किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। आपको एक परखनली में लगभग 1 चम्मच जो है वो सिरका लेना है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। अब थोड़ा सा खाने का सोडा आपको इस सिरके में, 1 चम्मच सिरके में मिला देना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक गैस जो है वो बाहर निकल रही है। क्यों निकली? क्योंकि हमने सिरके की अभिक्रिया खाने के सोडे से कराई। ठीक है, तो एक गैस निकली और एक ध्वनि भी हमें सुनाई दी। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। अब इस गैस को, जो गैस हमने बनाई थी अभी, खाने के सोडा और सिरका मिला करके जो गैस बनी थी, उस गैस को हमें चूने के पानी में इस तरह से यहाँ पर प्रवाहित करना है। चूने के पानी से गुजारनी है वो गैस। ठीक है, चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। ये चैप्टर 5 में भी हमने आपको बताया कि चूने का पानी कैसे तैयार किया जाता है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? अब जैसे ही गैस जो है वो चूने के पानी में प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे कि चूने के पानी में कोई परिवर्तन हो रहा है। परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। पहले हम परखनली की बात करते हैं कि परखनली में क्या परिवर्तन होंगे। तो जब हम सिरके को खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सिरके की खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, हमने आपको बताया था चैप्टर 5 में कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिरके की जब खाने के सोडे से अभिक्रिया कराएंगे, मतलब एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, ये आप बात याद रखनी है कि सिरके को जब हम खाने के सोडे में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, और कुछ अन्य पदार्थ भी बनते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो इसमें प्रोसेस में बनी है, सिरके और खाने के सोडे के साथ बनी है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें चूने के पानी में प्रवाहित करना है। तब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, मतलब CO2 को CaOH का होल ट्वाइज में प्रवाहित करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक नया पदार्थ बनेगा। CaCO3 एक नया पदार्थ बनेगा और थोड़ा सा जल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या हुआ था जब हमने सिरके की अभिक्रिया खाने के सोडे से कराई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब चूने के पानी में प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, चूने का पानी कैसे हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमने जब चूने के पानी में प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। ठीक, चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये चूने का पानी जो है वो दूधिया हो गया। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जो हम श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं, तो जो हम बाहर निकालते हैं उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। ठीक है, क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो ये भी एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ जब अभिक्रिया कराई हमने तो आयरन आयरन सल्फेट बना था, है ना, आयरन सल्फेट बनी। आयरन सल्फेट की वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो हरा हो गया था। ठीक है, और जो कॉपर थी वो लोहे की ब्लेड पर चढ़ गई थी। इस तरह से ये दो नए पदार्थ बने थे। तो ये दोनों नए पदार्थ थे, है ना, कॉपर और
कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था, है ना, कॉपर लोहे की ब्लेड पर चढ़ गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, है ना। 6.8 में हमने क्या किया था, सिरके को खाने के सोडे के साथ मिलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने चूने के पानी में मिलाया तो वो चूने का पानी दूधिया हो गया था, है ना, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस में जो नया पदार्थ बना था वो बना था कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो बना था जिसकी वजह से चूने का पानी जो है वो दूधिया हो गया था। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। वह परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में या तो एक बनेगा नया पदार्थ या फिर एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनेंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, है ना। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे कि लौह अयस्क से लोहे का निर्माण करना हो, ठीक है, लौह अयस्क में से अगर लोहे को हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निश्चित क्रम से रासायनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, ठीक है, हमें केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये लोहे के अयस्क से हम लोहा निकाल सकते हैं, ठीक है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती है, ठीक है। ये जो औषधियाँ बनती हैं ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बनती हैं। केमिकल रिएक्शन से जो नए पदार्थ बनते हैं ये औषधियाँ भी उसी से बनती हैं ना। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर अपमार्जक डिटर्जेंट्स हो गए ना, ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। इनको भी रासायनिक अभिक्रियाओं केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। तो जो भी नए पदार्थ बनते हैं वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शंस का ही परिणाम होते हैं, है ना। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है ना। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं ना। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए पदार्थ ही बन रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन में कुछ और घटनाएं भी हो सकती हैं। क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं देखते हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी विकिरण का निर्मुक्त होना मतलब बाहर निकलना, या फिर उनका अवशोषित होना या फिर उनका एब्जॉर्ब होना, ठीक है। ये प्रोसेस इसमें हो सकते हैं। ऊष्मा निकल सकती है, ठीक है, प्रकाश हो सकता है, किसी तरह की विकिरण किरणें निकल सकती हैं, है ना, या फिर अवशोषित हो सकती हैं। तो ध्वनि का उत्पन्न होना, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, खाने के सोडे में सिरका मिलाया था, सिरके में खाने का सोडा मिलाया था थोड़ा सा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और कार्बन डाइऑक्साइड ध्वनि के साथ निकली थी, है ना। तो ध्वनि भी निकल सकती है। गंध में परिवर्तन होना, ठीक है, खाना जब सड़ जाता है तो उसमें गंध आने लगती है ना, अथवा किसी नई गंध का बनना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है ना। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, और हमने बताया कि किसी भी नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जहाँ भी जो पदार्थ जलते हैं तो वहाँ ऊष्मा जो है वो हमेशा बनती है। तो ऊष्मा बन रही है इसका मतलब नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो पटाखों का विस्फोट भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री वासी हो जाती है अथवा सड़गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध एक नया पदार्थ है ना। सुरक्षात्मक आवरण, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा, है ना। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जब सूर्य के प्रकाश से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आते हैं तो उनकी हमसे रक्षा जो हमको हमकी उनसे हमारी उनसे रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है ना। तो ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से अलग होती है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 होती है और ओजोन जो है वो O3 होती है। तो ओजोन क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण आती हैं उनको ये ओजोन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है अपने में, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ऑक्सीजन बना देती है, ठीक है। मतलब O3 से O2 बन जाता है।
क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती, अगर ओजोन पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और इसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि इसमें भी रंग का परिवर्तन होता है, नए पदार्थ बन रहे हैं ना। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था, है ना? आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो लवण बनते हैं, जल बनता है और ऊष्मा बनती है, ठीक है? तो इसमें तीन तीन नए नए पदार्थ बनने हैं, तो क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन ही है। लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि चूंकि लोहे का उपयोग सेतु मतलब पुल बनाने में, जहाज बनाने में, कार बनाने में, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है ना? जंग लगती रहती है तो हमें बहुत नुकसान होता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है? तो लोहे को जब हम ऑक्सीजन और जल के संपर्क में लाएंगे, भाई जंग कब लगती है? खुले में लगती है ना। खुले में क्या होती है? वायु होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन होगी और जहाँ जल होगा वहीं तो लोहे में जंग लगेगी। तो इसका मतलब लोहे की हमें अभिक्रिया ऑक्सीजन और जल से करानी है जंग लगाने के लिए, है ना? तो जब लोहे की क्रिया ऑक्सीजन और जल से कराएंगे, मतलब Fe की क्रिया O2 से और H2O से कराएंगे तो जंग बनेगी, ठीक है? जंग मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ठीक है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है? जंग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन होगी, खुले में रखी जाएगी वस्तु, और जल होगा, थोड़ी सी नमी होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तभी हमारी जो है वो लोहे में जंग लगेगी, ठीक है? वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा मतलब नमी की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी नमी अधिक हो, तो जंग जो है वो जल्दी लगती है, ठीक है? ओह! इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। ठीक है? पहेली ये कह रही है कि क्योंकि उसकी सहेली समुद्र तट के निकट रहती है, इसलिए उसकी लोहे की वस्तुओं में जंग जो है वो जल्दी से लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि समुद्र तट की तरफ जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें नमी ज़्यादा होगी, आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, जिसकी वजह से उसकी लोहे की वस्तुओं में जंग जो है वो जल्दी से लगेगी। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? ठीक है? अब हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं अपनी लोहे की वस्तुओं को? तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है? इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है, ठीक है? जब हम उन पर पेंट की या फिर ग्रीस की एक परत चढ़ा देंगे तो ना तो लोहा वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और ना ही उस पर जल जो है वो लगेगा, ठीक है? वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों क्रोमियम या फिर जिंक जैसी धातु की परत जो है वो चढ़ाई जाती है लोहे पर, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है, क्रोमियम या फिर जस्ता जैसी किसी धातु की परत जो है वो लोहे पर चढ़ाई जाती है, जिससे उनमें जंग नहीं लगती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन कहलाता है। इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? लोहे पर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशत लेपन बोलते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशत लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग जो है वो नहीं लगती है, ठीक है? घरों में जो हमारे पाइप होते हैं तो उनमें भी जो लोहे की जिंक की परत जो है वो चढ़ी हुई आती है, जिसकी वजह से उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है? पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं और लवण युक्त जल जो है वो जंग लगने की प्रक्रम को दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है? जिन जल में लवण होते हैं वो जल अगर लोहे पे चढ़ जाए तो लोहे पर जंग जो है वो बहुत जल्दी से लगती है, ठीक है? अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है, ठीक है?
यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हानि होती है जंग लगने से लोहे पर। ठीक है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इससे जंग नहीं लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है वो कैसे बनती है। तो लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिला करके जो स्टेनलेस स्टील जो है वो बनाई जाती है, और इसमें जंग नहीं लगती है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है ना, क्योंकि क्रिस्टल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे ऐसे ही नहीं देख पाते हैं। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बड़े क्रिस्टलों को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। जो छोटे छोटे क्रिस्टल नमक के होते हैं उनसे, उनके विलयन से, ठीक है, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है, और यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलीकरण क्या है, किस किस परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक या फिर रासायनिक, तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उनके विलयन से ही हम क्रिस्टल को बड़ा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें नया पदार्थ कोई नहीं बन रहा है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें, जल को उबालते समय सतर्क रहें। ठीक है, क्रियाकलाप 6.9 देखते हैं। क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए, ठीक है, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला दीजिए। आपको उसमें H2SO4 की, डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदें इसमें मिलानी है 1 कप जल में। ठीक है, अब जल को उसको गर्म करना है। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। ठीक है, जब जल जो है वो गर्म होना, उबलना प्रारंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो चलाते हुए मिलाना है। ठीक है, मिलाना है और चलाते रहना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना जो है वो संभव ना हो। जब तक घुल जाए तब तक आपको डालते रहना है। ठीक है, और जब घुलना जो है वो बंद हो जाए तो कॉपर सल्फेट डालना बंद कर देना है। ठीक है, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। अब उस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से हमें छान लेना है। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या किसी अन्य प्रकार से छेड़े नहीं। ठीक है, तो जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो आपको सिर्फ ऐसे ही रखे रहने देना है, उसको शांति से, उसको हिलाना या फिर डुलाना नहीं है। ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है। कुछ समय बाद जब आप विलयन को देखेंगे तो क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे? ठीक है, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जब आप कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, आपने क्या मिलाया था? कॉपर सल्फेट का चूरा मिलाया था, पाउडर मिलाया था। ठीक है, तो लेकिन बाद में वो थोड़ी देर हमने प्रतीक्षा किया, ठंडे होने दिया उसको, तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे हैं। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ये कॉपर सल्फेट हमने डाला था ऊपर से और ये क्रिस्टल के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चैप्टर फिनिश हो चुका है। सारांश देखते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उनका आकार चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो ये सब भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। तो जिन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, ये परिवर्तन चेंज किए जा सकते हैं, वापस से वही बनाया जा सकता है पदार्थ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। रासायनिक परिवर्तनों में जो भी नया पदार्थ है वो बनता है। ठीक है, या तो एक पदार्थ बनेगा या फिर ज़्यादा पदार्थ बनेंगे, लेकिन पदार्थ जो है वो जरूर बनेंगे रासायनिक परिवर्तन में। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों में शुद्ध अवस्था, उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है ना। अब बात करते हैं, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? जो सोलर ऊर्जा होती है, जो सूरज से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा होती है, उसको हम किस में चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। उससे फूड बनता है। फूड क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जल में शक्कर को घोलना, जल में शक्कर को घोलना
क्या है ये भौतिक परिवर्तन? क्या हम शक्कर को वापस से जो घुली हुई शक्कर है जल में, उसको वापस से शक्कर नहीं बना सकते हैं, चीनी नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय है, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कोयले को जलाना, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ऊष्मा क्या है? एक नया पदार्थ है। ठीक है, और नए पदार्थ किस में बनते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। तो कोयले को जलाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलना, ठीक है, मोम को पिघलाना, तो क्या हम पिघली हुई मोम को वापस से मोम नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है ना। उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला पत्र या फिर फाइल बनाना, ठीक है, तो क्या हम उस फाइल को वापस से एल्यूमिनियम का टुकड़ा नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? जी नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल सही बात है, पत्तियों से खाद बन रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो एक भौतिक पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर असत्य होना चाहिए। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है? जी बिल्कुल सही है। जस्ता अगर हम लोहे के पाइपों पर चढ़ा देंगे तो उस पर आसानी से जंग जो है वो नहीं लगेगी। बिल्कुल सही है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? जी हाँ, नहीं, लोहा और जंग जो है वो एक ही पदार्थ नहीं है। लोहा अलग चीज़ होती है और जंग अलग चीज़ होती है, तो ये असत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल सही बात है। भाप का संघनन जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अवस्था चेंज हो रही है। ठीक है, भाप को संघनन के द्वारा हम जल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक अवस्था परिवर्तित हो रही है गैस से जल में। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन जो होती है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। फिलिप्स देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे को अगर हम पेंट कर दें तो जंग से बच सकते हैं। ठीक है, और उस पर जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ाने पर भी लोहे पर जंग जो है वो नहीं लगती है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। ठीक है, सिलेंडर में एलपीजी जो है वो द्रव के रूप में भरी जाती है, लिक्विड के रूप में भरी जाती है, तभी तो हम इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो द्रव के रूप में भरी जाती है इसमें गैस। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये जो इसके अंदर द्रव के रूप में भरी हुई गैस है, ये बाहर निकलती है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। ठीक है, तो ये जब ये गैस में परिवर्तित होती है तो ये परिवर्तन ए है, परिवर्तन ए। ठीक है, फिर यही गैस जो है वो जलती है, ये परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, यदि सही कथन का चयन कीजिए। क्या प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है? प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है? जी नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर अवस्था चेंज हो रही है। ठीक है, द्रव से गैस बन रही है। ठीक है, द्रव से गैस बन रही है मतलब एक अवस्था परिवर्तन हो रही है, और अवस्था परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, फिर यही गैस जलती है, तो ये जब गैस जलती है, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, क्योंकि जलने में ऊष्मा जो है वो निकलती है, ऊष्मा एक नया पदार्थ है, जो नए पदार्थ जो बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं, तो गैस का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, और द्रव से गैस में कन्वर्ट होना एक भौतिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, परिवर्तन बी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर खा जो है वो आंसर सही हो जाएगा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर? जीवाणु जो है वो अपघटित पदार्थों से जैव गैस बना रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन होगा आप बताइए?
फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। ठीक है, तो परिवर्तन बी कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जो जीवाणु जैव गैस बना रहे हैं, तो एक यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है, बायोगैस बन रही है। ठीक है, तो बायोगैस जो नया पदार्थ है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण बनी है। ठीक है, तो परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ पर जैव गैस जो ईंधन के रूप में जलाई जा रही है, तो यहाँ पर भी ऊष्मा बनेगी। ठीक है, तो नया पदार्थ बन रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन ए और परिवर्तन बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। ठीक है, एक लोहे का खंभा है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर से अधिक है और इसका भार जो है वो 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था, लेकिन फिर भी इतने वर्षों में इस पर जंग नहीं लगी है। ठीक है, इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पहले भारत में धातु प्रौद्योगिकी में इतना विकास हो चुका था। ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी का ये जो बनाया गया था लौह स्तंभ, इसमें अभी तक जो है वो जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।